स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि साथियों आप देख पा रहे हैं कि ऑफिशियल आप लोग का मॉडल पेपर आ चुका है और ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में इससे अधिकतर प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को बताने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। और आप सभी को हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे वो 40 एमसीक्यू प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी पता है क्योंकि आप स्टार्ट भी किए होंगे। तो सबसे पहले इसी चैप्टर को आपकी कोचिंग स्कूल में स्टार्ट किया गया होगा। तो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन 4 दिया हुआ, इसमें से आपका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल, ठीक है। आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण और फोकस दूरी के जो गोलीय दर्पण है में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है ए बराबर आर बटे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ए बराबर आर बटे 2। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए यहाँ पे तीसरा कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित होती है। तो इसमें जो होती है आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे हो कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर वाले फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1D, ठीक है, 1 डायोप्टर। एंड 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसमें से क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, अवतल दर्पण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है। तो वह क्या है, तो वो हो जाएगा आपका सही, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य नेत्र का दूरतम बिंदु क्या है। दूरतम, बात को समझिएगा यहाँ पे, दूरतम बिंदु दूर तक कितना देख सकता है। तो अनंत, ऑप्शन नंबर डी। अगर निकटतम होता तो हम लोग यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिखते, लेकिन दूरतम बात किया जा रहा है तो अनंत होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है कि नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो यहाँ पे दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, परितारिका, पुतली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, पुतली करता है ना। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो क्या है, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो उल्टा एवं वास्तविक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एंड नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है। तो यहाँ पे ऊर्जा की होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि कुलोम कुलोम किसका एसआई मात्रक है। तो कुलोम जो है किसका एसआई मात्रक है। तो यह है विद्युत का एसआई मात्रक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही है, विद्युत आवेश का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है यहाँ पे साफ साफ, ठीक है। क्वेश्चन 13 आप देख पा रहे होंगे क्या है। क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है क्या। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की विक्रिया है। तो जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की विक्रिया है। तो वो जो हो जाएगा आपका सही, वो आपका ऑप्शन नंबर अपघटन हो रहा है तो वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। बात को समझिएगा। आगे आते हैं हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन। जैसे कि 15वां नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, 15वां नंबर में दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए कि CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके बना रहा है Cu प्लस H2O। तो दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो दिए हुए अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन था, हट गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें देखिए साथियों कि इसमें जो है लोहे कील कॉपर सल्फेट का विलयन, लोहे की कील, इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17 जैसे कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण जो है वो आपका लिटमस पत्र है, ऑप्शन नंबर जो है आपका
सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिए। 18 में दिया हुआ है कि विलियन 18 में दिया हुआ है कि किसी विलियन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। तो किसी विलियन का पीएच मान 10 है तो वो क्षारक ही कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि दिए गए चित्र क्या सूचित करता है। तो दिए गए चित्र जो ये चित्र है वो क्या सूचित कर रहा है। तो देखिए इसमें से यहाँ पे कुछ ड्रॉपेज हो रहे हैं एंड यहाँ पे हैंड है, आपका हाथ है, और इस प्रकार के एक बोर्ड बना हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है कि सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी, मतलब कि इसमें अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तन की चेतावनी बताता है, सांद्र वाले जो पावरफुल होते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ 4, इसमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एंड 21 नंबर क्वेश्चन की कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अधातु की बात हो रही है तो ब्रोमीन होगा। ठीक है, ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो अग्निशामक बनाने में किया जाता है तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एंड नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाया गया है। तो परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया। जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें किस आधार पर, तो परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 देखिए निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो हो जाएगा यहाँ पे पोटेशियम होगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, जो सबसे अधिक है ऊपर, कम कम कम, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। तो तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अयस्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। तो प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। तो यहाँ पे जो इसमें मौजूद है अल्कोहल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इज राइट। एंड नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो देखिए जल का टूटना ये तो हो रहा है, ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑक्सीजन भी निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये पता करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, मुक्त कर रहा है, ऑक्सीजन का मुक्त कर रहा है, और जल का टूट रहा है, लेकिन यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं हो रहा है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। तो किस दिशा में होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 4 देखिए यहाँ पे, इसमें से क्या हो जाएगा, केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर। तो ऊपर और नीचे दोनों की ओर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि विक्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। विक्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका, विक्राणु, न्यूरॉन और डायलिसिस। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्राणु। ठीक है, यहाँ पे विक्राणु हो जाएगा, इस जगह पे का की जगह पर न होगा। ठीक है ना, इस जगह पे थोड़ा सा विक्राणु हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका जो सही है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 के आते हैं। 30 के ऊपर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि फल को पकने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व। तो फल को पकने के लिए एथिलीन जो है हार्मोन है वो उत्तरदायित्व है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से दीजिए कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मुकुलन जनन होगा, है ना, मुकुलन। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन देख के आप बताइए कि इसमें कौन सा हो रहा है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इज राइट, ऑप्शन नंबर ये मुकुलन होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। पक्षी और चमगादड़ के पंख है, तो पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या होंगे। तो पक्षी और चमगादड़ के पंख जो हो जाएंगे, पक्षी और चमगादड़ असमजात, समजातंग, असमजातंग। तो पक्षी और चमगादड़ के पंख जो होंगे वो एक जात के नहीं हो सकते, असमजातंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट।
एंड 35 नंबर क्वेश्चन कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुनाव किया था? गेहूं का, चना का, मटर का, धान का? तो मटर का किया था, है ना। मटर, झुर्रीदार मटर, गोल दाने वाले मटर वगैरह जो आप पढ़े होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते। 36 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो कौन उत्पादक है? तो यहाँ पे देखिए सांप, मेढक, घास, ग्रास होपर। तो देखिए यहाँ पे सांप जो है वो तो उत्पादक नहीं हो सकता है, किसी दूसरे को खाता है। मेढक ये भी नहीं, ग्रास होपर ये भी, लेकिन घास जो है वो उत्पादक होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? तो आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण जो होता है तो क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे आहार श्रृंखला का निर्माण होता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4, है ना। तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए आप लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं तो हम बता देते हैं आपको कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, प्रथम पोषी स्तर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इज राइट। एंड नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38, ओजोन परत के अपक्षय के जिम्मेदार कौन है? तो ओजोन परत के अपक्षय का जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 39 एंड 40, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो गोबर तो है जैव, लकड़ी और नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो नाभिकीय ऊर्जा आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एंड 40 नंबर क्वेश्चन की पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? ये आप सभी कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, हम लोग फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आते हैं। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में। अलविदा लेते हैं, जय हिंद।